नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। मतलब दिल्ली में अब चुनाव होने वाला है। चुनाव की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है। तीनों को लग रहा है कि अब चुनाव की तैयारी करने का सही समय आ गया है। बीजेपी भी अपने नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है, घोषणाएं कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए पूरे प्रयास में लग गए हैं, जोर शोर से इसकी कोशिश कर रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ नई घोषणाएं सामने आने देखने को मिल रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी चुनावी मोड में आने का फैसला कर लिया। 2 महीने 3 महीने के बाद कांग्रेस को अब लगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अटकलें तो पिछले 3 महीने से चल रही थी। शीला दीक्षित के उत्तराधिकारी की खोज कांग्रेस के भीतर लगातार किया जा रहा था। इसके लिए कई नाम सामने आए, लोगों के नामों पर चर्चाएं हुई, बीच बीच में मुद्दों के आधार पर चर्चाएं बदलती रही, लोगों का नाम भी बदलता रहा। लेकिन आखिरकार सोनिया गांधी ने यह फैसला कर लिया कि दिल्ली की कमान सुभाष चोपड़ा संभालेंगे। यानी ओल्ड ब्रिगेड के हाथ में ही दिल्ली की कमान फिर से सौंपी गई है। 72 साल के सुभाष चोपड़ा पहले भी दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। सुभाष चोपड़ा ऐसे एक न्यूट्रल व्यक्ति माने जाते हैं दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली कांग्रेस की राजनीति में, दोनों खेमों में। यानी कि अजय माकन का खेमा और दूसरे तरफ जो शीला दीक्षित के आसपास रहने वाले लोग थे, दोनों खेमों के बीच वो सामंजस्य बिठाते रहे हैं। पुराने नेता हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। पहले भी दिल्ली कांग्रेस की कमान इनके पास रही है। 1998 से 2003 तक वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद अंतिम फैसला सुभाष चोपड़ा के पक्ष में हुआ। इससे पहले भी कई नाम आए थे और उसमें सबसे प्रबल दावेदार जो माने जा रहे थे, इस बीच जो एक सप्ताह से जो खबरें चल रही थी, जिस तरह के कांग्रेस के अंदर विचार मंथन हो रहा था दिल्ली की राजनीति को लेके, उसमें सबसे ऊपर जिनका नाम था वो थे कीर्ति झा आजाद। ऐसा माना जा रहा था कि सुभाष चोपड़ा और कीर्ति झा आजाद के नाम के साथ एक नोट दिल्ली प्रदेश के प्रभारी पीसी चाको ने सोनिया गांधी के पास भेजा। सोनिया गांधी दोनों नामों पर चर्चा की और चूंकि इस बीच एक दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा चल रहा था और वो मुद्दा था पूर्वांचलियों का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों के बारे में एक ऐसा बयान दे दिए थे जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में बिहार और यूपी के लोगों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। भाजपा भी इस मुद्दे का फायदा उठाना चाह रही थी और अभी भी उठाना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल थोड़ा घिरे नजर आ रहे हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को खुश करने के लिए कई मीटिंग की और आगे करीब 300 मीटिंग प्रपोज्ड भी है। तो इस बीच इस मुद्दे को लेके कांग्रेस में भी ये सहमति बनाई जा रही थी कि जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग दोनों तरफ, यानी कि आम आदमी पार्टी भी उसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए है और आम आदमी पार्टी में गोपाल राय, संजय सिंह जैसे नेता हैं जो पूर्वांचली वोटों के लिए प्रयास कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बावजूद वो उनको खुश करने के लिए पूर्वांचल संगठनों से अपील कर रहे हैं और कई मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने जिसको प्रदेश की जिम्मेदारी दी है वो भी पूर्वांचल के हैं और उन्होंने भी राजनीति को गरमा दिया था। यानी मनोज तिवारी बार बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला कर रहे थे पूर्वांचल को लेके, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने बताया था और एक स्टेटमेंट में बोल दिया था कि 500 रुपये की टिकट लेके आते हैं बिहार से लोग और यहाँ 5 लाख का इलाज करा के, मुफ्त में इलाज करा के चले जाते हैं। इसके बाद एक राजनीति में एक नया मोड़ आ गया था और मनोज तिवारी ने भी इसे भुनाने की भरपूर कोशिश की।
अभी तक ये मुद्दा चल ही रहा है। तो इस बीच कीर्ति झा आजाद के ऊपर इसलिए दांव लगाने की बात कांग्रेस में की जा रही थी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बोला भी कि अगर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पूर्वांचल के हैं, आम आदमी पार्टी में भी कई वरिष्ठ नेता पूर्वांचल के हैं, तो हमें भी एक ऐसा नेता चाहिए जो बिहार यूपी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो दिल्ली में, और इसके लिए कीर्ति झा आजाद एक बड़ा नाम हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी ये चर्चा हुई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी दिल्ली का चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन उनके नाम पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई, उसके बाद वो पीछे चले गए। लेकिन कीर्ति झा आजाद चूँकि दिल्ली की राजनीति में पहले भी रह चुके हैं और लगभग कहा जाए तो क्रिकेट के बाद उन्होंने दिल्ली से ही राजनीति की शुरुआत की थी, तो इसलिए उनके ऊपर दांव खेलना चाह रही थी कांग्रेस, और कांग्रेस के कई नेता चाह भी रहे थे इस बात को कि कीर्ति झा आजाद को दिल्ली की कमान सौंप दी जाए। लेकिन इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं का एक गुट बिल्कुल इससे उलट फैसला लेने लगा। वो नहीं चाहते थे, किसी भी स्तर पर नहीं चाहते थे कि एक बाहरी लोग, बाहरी इन द सेंस यहाँ पार्टी के बाहर की बात है, बाहरी मतलब दिल्ली के बाहर की नहीं, क्योंकि दिल्ली के बाहर और अंदर की चर्चा होती ही नहीं है पार्टी के भीतर। ये बहुत सारे जो लोग हैं कहीं न कहीं दूसरे प्रदेश से आके यहाँ पर राजनीति करते रहे हैं। तो ये लॉबी एक चल रही थी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में, और उसमें अरविंदर सिंह लवली, अजय माकन और ये सुभाष चोपड़ा का गुट था। इन लोगों ने विरोध किया, पीसी चाको के पास अपना विरोध दर्ज किया, और इनका कहना था कि भाई कीर्ति झा आजाद अभी अभी कांग्रेस में आए हैं, वो कुछ लंबे समय से बीजेपी में रहे, 2 बार बीजेपी से सांसद रहे, और पिछले बार कुछ दिक्कतें हुई और उसी के कारण इन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आना पसंद किया और फिर कांग्रेस के मेंबर हैं। और ऐसी स्थिति में एक बाहरी व्यक्ति को जो कांग्रेस से बाहर का रहा है, भले ही अगर इनका इतिहास देखा जाए कीर्ति झा आजाद का, तो इनका पुराना इतिहास तो खानदानी कांग्रेसी हैं, क्योंकि इनके पिता भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये बीजेपी में ही शामिल हुए थे और बीजेपी की राजनीति कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चोपड़ा, अरविंदर सिंह लवली और अजय माकन ने पूरी तरह से ये कीर्ति झा आजाद के नाम का विरोध किया, और अंत में सोनिया गांधी को ये लगने लगा कि हाँ, अगर बाहरी लोगों को या जो अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम अगर देते हैं तो फिर पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाएगा, और इसके कारण कीर्ति झा आजाद दूसरे नंबर पे चले गए। उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है और वो दिल्ली में दिल्ली प्रदेश के लिए कैंपेन करने वाली समिति जो होती है, कमेटी, कैंपेन कमेटी, प्रचार समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन तय करेंगे कीर्ति झा आजाद, और ये भूमिका भी छोटी नहीं है, ये भी बड़ी भूमिका है। तो इस तरह से एक गुट ने किसी न किसी रूप में ये कीर्ति झा आजाद को आगे बढ़ने से रोका, और पूरी स्थितियों पर नज़र रखी जाए और देखा जाए, गहराई से इस पर विचार किया जाए, तो सुभाष चोपड़ा का चुना जाना भी अजय माकन के गुट का एक गुट की जीत है। अजय माकन अब खुद को आगे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही उन्होंने खुद से अपनी मर्जी से पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि तुरंत ही हम फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं। इसलिए उन्होंने एक नाम सुझाया और उनका दबाव इतना काम आया कि आखिरकार सुभाष चोपड़ा को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाना पड़ा। और ये अजय माकन के गुट की जीत के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एक और गुट है जिसका लगातार विरोध इन लोगों ने किया था। लगातार अजय माकन और शीला दीक्षित के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बीच टसल चल रही थी। ये बहुत पहले की बात है, ये जब शीला दीक्षित आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उसके बाद से ही दोनों के गुटों में एक संघर्ष चल रहा था, आंतरिक अंतर्द्वंद था कि दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे।
और जब ये कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की, प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई तो उस समय भी ये सामने दिखाई पड़ा था। कुछ समय पहले तक ये जेपी अग्रवाल कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिल्ली प्रदेश के। उसके बाद शीला दीक्षित के जाने के बाद उनके बेटे संदीप दीक्षित, इनका भी नाम सामने आया था और ये दोनों प्रबल दावेदारों में से एक थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय शीला दीक्षित की वापसी ने कांग्रेस को के अंदर एक जान फूंक दिया था। कांग्रेस कोई सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन उसका वोट जिस तरह से बढ़ा था, इसके कारण ये माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पहले से कुछ अच्छा कर सकती है और आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए वैसा ही एक व्यक्ति चाहिए। हालांकि शीला दीक्षित चुनाव के कुछ समय बाद ही नहीं रहे और संदीप दीक्षित ने इसके लिए भी पीसी चाको को जिम्मेदार ठहराया, उन पर आरोप भी लगाए कि जिस तरह से शीला दीक्षित को प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी जिम्मेदारी पीसी चाको की थी, जो दिल्ली के प्रभारी हैं, तो उसके कारण शीला दीक्षित बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और उसके कारण भी उनकी तबीयत और ख़राब हुआ है। तो ये गुटबाजी चल रहा था और उसे भी जब अध्यक्ष पद की बात आई तो एक तरफ संदीप दीक्षित हैं जो पीसी चाको पर लगातार हमला कर रहे हैं, वैसी स्थिति में पीसी चाको भी नहीं चाहेंगे कि उस गुट का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने, क्योंकि वो प्रभारी हैं। और इस बीच जेपी अग्रवाल का नाम जब आया, संदीप दीक्षित का नाम आया, तो ये तिकड़ी अजय माकन, सुभाष चोपड़ा और अरविंदर सिंह लवली ने फिर उनका विरोध किया था और इसके कारण उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई और वो अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की चर्चा नहीं हुई। अब अध्यक्ष पद की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन जो स्थितियां पहले थी, जैसी गुटबाजी पहले से हो रही थी, वो गुटबाजी, उस गुटबाजी पे पूरी तरह से विराम लग गया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दो गुटों में विभाजित है। एक अजय माकन का गुट है और दूसरा गुट जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित का है। ये दोनों गुटों के बीच आपस में टकराव इतना बढ़ गया है कि संभव ये है कि चुनाव के दौरान भी ये एक मंच पर आ पाएंगे, एक साथ एकजुट होकर प्रदेश कांग्रेस के लिए प्रचार कर पाएंगे। ये इसकी संभावना भी कम दिखाई पड़ रही है। इस गुटबाजी को रोकने के लिए अब सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्या करते हैं, ये तो समय बताएगा। अभी 2-3 महीना बाकी है चुनाव के लिए। लेकिन इस बीच कांग्रेस से थोड़ा आगे बढ़ें तो दिल्ली की राजनीति में एक और भूचाल आया है। दिल्ली में एक और इतनी बड़ी घोषणा हुई है जिसके कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सकते में हैं, क्योंकि दोनों ही इस घोषणा का विरोध नहीं कर सकती। दोनों पार्टियों के साथ असमंजस की स्थिति है और वो है अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को लेके बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक। अरविंद केजरीवाल छोटी छोटी घोषणाएं कर रहे थे। इस बीच मेट्रो में महिलाओं के लिए फ्री राइड की बात किए, अभी तक वो लागू नहीं हुई है, लेकिन लागू होने की संभावना हो सकती है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने की घोषणा कर चुके हैं, पानी फ्री करने की घोषणा कर चुके हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं और कई छोटे छोटे ऐसे सब्सिडी दिल्ली में दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बीच एक ऐसी घोषणा की जिसका न तो वो विरोध कर सकते हैं और न पूरी तरह से समर्थन कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से समर्थन मतलब ये कहते हैं कि ये बीजेपी ने किया, केंद्र सरकार ने किया, तो उनके हाथ से बहुत कुछ फिसल जाएगा। करीब 1700 से ऊपर के कॉलोनियों में, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, उसमें 40 लाख के करीब लोग रहते हैं। 40 लाख दिल्ली के जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो अवैध कॉलोनी मानी जाती रही है और उसको अथॉरिटी मिल गई, अब उनको मालिकाना हक मिलेगा। और इसके लिए दिल्ली की राजनीति बिल्कुल कटमंड हो गई है। कांग्रेस को भी पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस के जो अभी अभी अध्यक्ष बने सुभाष चोपड़ा ने भी इसकी सराहना कर दी कि ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि ये पहले मिल जाना चाहिए था। पहले कब? सुभाष चोपड़ा ये बोल तो दिए कि पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन पहले कब मिल जाना चाहिए था? पहले आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, मतलब दोनों जगह कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। यानी कांग्रेस के लिए ये बोलना अपने आप में
एक अपने पीछे की तरफ देखने जैसा है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी चुनावों में कर सकती है। और वो बोल सकती है कि जब कांग्रेस बोलती है कि पहले मिल जाना चाहिए था, तो पहले तो उन्हीं की सरकार थी दोनों जगहों पे, उस समय मिल जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को भी ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बात के लिए सराहना तो कर रही है, ये कह रही है कि होना चाहिए और ये होगा भी, तो उसके बाद क्या होगा वो इसके साथ एक इनपुट जोड़ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इसके लिए जो चार्जेस लगेंगे, शुल्क लगेंगे ये मालिकाना हक के लिए, वो बहुत नॉमिनल होगा। लेकिन जो भी हो, स्थितियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ये घोषणा बहुत असमंजस की स्थिति पैदा करने वाली है, क्योंकि जितनी सब्सिडी की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की थी, वो सारे सब्सिडी अब एक बीजेपी की एक घोषणा के सामने बौनी पड़ती दिखाई पड़ रही है। अब दिल्ली के 40 लाख लोग एक साथ इससे प्रभावित होंगे, और जो बरसों तक पानी के लिए, बिजली के लिए, अब बिजली पानी की सुविधाएं देने की बात अरविंद केजरीवाल तो कर रहे हैं, लेकिन जब अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पास मीटर ही नहीं होगा, उनका मालिकाना हक ही नहीं होगा, उनके पास उनके पेपर ही नहीं होंगे मकान के, तो वो लेगा कैसे बिजली पानी की सुविधाओं का उपयोग करेगा कैसे? लेकिन बीजेपी ने वो सुविधा दे दी, केंद्र सरकार ने वो सुविधा दे दी। अब अरविंद केजरीवाल को लगने लगा है कि 40 लाख वोटर एकाएक उनके पक्ष से जा रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति जो बन रही है दिल्ली चुनाव को लेके, अब एक आध महीने के अंदर दिल्ली में एक बवाल मचने वाला है, राजनीतिक सरगर्मी चलने वाली है, जो प्रचार के माध्यम से आपके सामने दिखाई देगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ, और हमारा सहयोग देते रहिए ताकि हम इसी तरह की खबर आपके सामने पेश करते रहें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।